नमस्कार दोस्तों। आईएएस 2020 के जीएस पेपर 4 एथिक्स के मेंस के पेपर डिस्कशन के इस पहले सेशन में, जिसमें हम लोग एक सुकरात पर पूछे गए प्रश्न पर का डिस्कशन करेंगे, उसमें आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखें कि प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा गया कि नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है और न ही सत्य है। सुकरात, इस कथन के आपके अनुसार क्या मायने हैं, क्या मतलब हैं? आप क्या मतलब और मायने निकालते हैं? यहां पर इस कथन के अंग्रेजी पर्यायवाची को भी देख लेते हैं कि अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज अ मेयर इल्यूजन, ए थ्रॉली वल्गर कॉन्सेप्शन विच हैज नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को डिकंस्ट्रक्ट करें, इसकी थोड़ी सी विसंरचना करें, तो यहां पर आप देखिए कि एक शब्द आया है मोरालिटी। मोरालिटी, इसका मतलब यहां पर कि ये क्वेश्चन जो है मोरालिटी के किसी पॉइंट से क्या जुड़ा हुआ है। और यहां एक शब्द आया है रिलेटिव। भले ही इसमें कहा गया है कि बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रश्न जो है ये रिलेटिव मोरालिटी पर है, या ये जो सॉक्रेटिस का स्टेटमेंट है वो रिलेटिव मोरालिटी की अवधारणा पर या सापेक्ष नैतिकता की अवधारणा पर है। पहले तो ये बात हमें पकड़ लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस कथन में ही तीन बातें कही गई हैं कि रिलेटिव मोरालिटी इल्यूजन है, पहली बात, एक वल्गर कॉन्सेप्शन है, और उसी को फिर बताया गया कि विच हैज नथिंग साउंड इन इट। तो यहां पर दूसरी बात यह है कि खोखली है, कुछ भी साउंड इसमें नहीं है, कुछ भी ठोस नहीं है, एंड नथिंग ट्रू। इसके साथ एक तीसरी बात कि उसमें सत्य भी नहीं है। जब आप ऐसे कथनों को, जब आप ऐसे स्टेटमेंट को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि ऐसे थोड़ा सा लंबे चौड़े स्टेटमेंट में पहले हम ये पता कर लें कि किस पर पूछा गया है। तो पूछा गया है सापेक्ष नैतिकता पर, और कथन में कुछ खुद ये दिया गया है कि सापेक्ष नैतिकता जो होती है वह भावना पर आधारित होने के कारण भ्रामक होती है, उसमें कुछ भी ठोस नहीं होता है, साउंड कुछ नहीं है, इसलिए वल्गर कॉन्सेप्शन है। वल्गर का यहां पर मतलब अश्लीलता से नहीं है, और इसके साथ ही वह सच भी नहीं है, झूठी है। तो यहां पर भ्रामक है, बेतुकी है और झूठी है। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, मान लीजिए कि आप सुकरात के बारे में कुछ आपने खास नहीं पढ़ा है, तब आप ऐसी स्थिति में भी क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बिल्कुल सटीक मतलब और मायने को बता सकें? और दूसरा कि अगर आपने सुकरात के बारे में पढ़ा है तो आपके यहां कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप कोड करके उसको आप बताकर अच्छा अंक ले सकते हैं। यहां हम लोग ये देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के संदर्भ में या मोरालिटी के ऊपर जो ये क्वेश्चन है, क्या इस पर पहले कोई सवाल पूछा गया है? क्या यह मोरालिटी से जुड़ा हुआ 2020 का सवाल एक नया सवाल है, या इस पर पहले भी सवाल पूछा गया है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2013 में एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, जो किसी वक्तव्य पर आधारित नहीं था। प्रश्न था कि कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य
सार्वभौमिक और शाश्वत होते हैं। अपनी धारणा को तर्क देकर पुष्ट कीजिए। इसका मतलब कि एक डिबेट पर सवाल 2013 में पूछा गया। क्या हम जो पढ़ चुके हैं, क्या हम जो जानते हैं, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? तो यहां पर मैं 2013 के उस क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2013 का क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत हैं। इस संबंध में आप अपनी धारणा तर्क देकर बताइए। सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. 2013 के इस सवाल को यूपीएससी ने सुकरात के खास कॉन्टेक्स्ट में क्या है पूछ दिया है। तो ये 2020 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर, इसमें जो कोर डिस्कशन का पॉइंट है, जो इसके कोर थीम है इसके आंसर के, वो 2013 वाले उस संदर्भ में भी क्या है हम ले सकते हैं। अब यहां पर बच्चों मैं आपको एक गोल्डन क्या है फॉर्मूला बताता हूं। मूल्य पर जब भी आपसे सवाल आएगा तो 3-4 ऐसे मूल्यों पर केंद्रीय बहस हैं जिन पर आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। जैसे मूल्य की अवधारणा पर 3 बड़ी बहस है। एक बहस यह है कि मूल्य सार्वभौमिक हैं या सापेक्ष हैं, जिसको मैंने यहां पर लिखा है मूल्य सार्वभौमिक बनाम सापेक्ष, यूनिवर्सल वर्सेस रिलेटिव का डिबेट है। जो लोग मूल्यों को यूनिवर्सल कहते हैं वो कहते हैं कि सभी स्थानों के लिए, सभी जगहों के लिए, सभी देशों के लिए मूल्य एक समान होते हैं, वैल्यूज एक समान होते हैं। और जो लोग उसे सापेक्ष कहते हैं वो कहते हैं कि मूल्य वैल्यूज लोकल होते हैं। वो आपने सुना होगा ना, ग्लोबल वर्सेस लोकल वाला डिबेट। ये यहां पर यूनिवर्सल वर्सेस रिलेटिव के डिबेट में बदल जाता है। यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि मूल्य जो है वो स्थान के सापेक्ष होते हैं। राजा राम मोहन राय के जमाने में सती प्रथा जो थी वो हिंदुओं के द्वारा व्यवहृत एक आचरण था, मान्य था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने कहा कि नहीं, ये गलत है। तो वहां पर उसके बाद सती प्रथा को अमानवीय माना गया, इसके साथ ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक रूप माना गया। तो इसलिए ऐसे तर्क, ऐसे उदाहरण मूल्यों के संदर्भ में उनकी सापेक्षता की तरफ ले जाते हैं। एक डिबेट ये है जिसे हम लोग कहेंगे कि सार्वभौमिक बनाम सापेक्ष का डिबेट। दूसरा जो मूल्यों पर डिबेट है वह शाश्वत बनाम परिवर्तनीय का है, इटर्नल वर्सेस चेंजेबल का है। कुछ लोगों का कहना है कि समय का पहिया घूमता रहता है, लेकिन जो वैल्यूज होते हैं वो इंसान की जिंदगी में बदलते नहीं हैं। वैल्यूज जो होते हैं जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, न्याय है, दयालुता है, करुणा है, इनकी आदिमानव को भी जरूरत थी और इनकी आवश्यकता अर्वाचीन मानव को भी है। इसलिए मूल्य शाश्वत हैं। समय के संदर्भ में हम मूल्यों को ये नहीं कहेंगे कि वे चेंजेबल हैं, वे अनचेंजेबल हैं। इन दिस सेंस दे आर इटर्नल, वैल्यूज आर इटर्नल, दे आर ड्यूरेबल। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, मूल्य भी परिवर्तनीय होते हैं, मूल्य भी जो होते हैं उनमें चेंज होता रहता है। इस तरह से मूल्यों को लेकर एक दूसरी जो बड़ी बहस है वह बहस शाश्वत बनाम परिवर्तनीय की भी है। अब कुछ महान स्वनामधन्य कॉर्पोरेट गुरु हैं जो सार्वभौमिक और शाश्वत शब्द को बताते बताते उसको पर्यायवाची बता देते हैं। भाई, अगर आप ये कहो कि सार्वभौमिक और शाश्वत पर्यायवाची हैं तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जगह पर हम क्यों नहीं कह देते कि मानव अधिकारों की शाश्वत घोषणा हुई?
और ऐसे जो गुरु लोग हैं, कॉरपोरेट जो गुरु हैं, ऐसे बच्चों का कॉन्सेप्ट न केवल बर्बाद करते हैं बल्कि आंसर लिखने लायक भी क्या है, नहीं रहने देते हैं। इसलिए इस डिबेट को आप समझो और इसमें जो अंतर हैं उन अंतरों को भी आप पकड़ो कि इटर्निटी और यूनिवर्सल दोनों एक चीज नहीं होती। जो यूनिवर्सल है वो हो सकता है कि इटर्नल हो, लेकिन जो जो यहां पर हम ये कहें कि जो इटर्नल है वो यूनिवर्सल भी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहां पर एक दूसरी बहस भी है, मूल्यों को लेकर एक तीसरी बहस भी है, और वह बहस ये है कि मूल्य नैसर्गिक बनाम अर्जित की बहस है। कुछ लोगों का कहना है कि हम बहुत सारी चीजें या कुछ जो है बातें ऐसी होती हैं जो हम जन्म से लेकर आते हैं, वे गिफ्टेड होती हैं, वो नेचुरल होती हैं, वे इनेट होती हैं, वो सीखी नहीं जाती हैं, वो स्किल नहीं होती हैं, वो हम ये कह सकते हैं बाई बर्थ हम लेकर आते हैं, वो नेचुरल होती हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि मूल्य मनुष्य की आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मूल्य क्या है, नैसर्गिक हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि मूल्य जो हैं वो साहब अर्जित हैं, सीखे जाते हैं। जैसे हम पहाड़ा सीखते हैं, जैसे हम गिनती सीखते हैं, वैसे ही हम दयालुता सीखते हैं, वैसे ही हम करुणा सीखते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त बहस है, और इस बहस में भी तर्क प्रतितर्क पक्ष विपक्ष सब कुछ है। इस तरह से मूल्यों पर ये तीन बड़ी बहस है। मूल्यों पर एक चौथी पांचवी भी बहस है कि साधन मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या साध्य मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भौतिक मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या आध्यात्मिक मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर प्रसंग जो है इससे जुड़ा हुआ है प्रश्न का। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन की स्पिरिट को आप पकड़े, यहां पर आ गया बच्चों वैल्यूज, और वैल्यूज को रिलेटिव वैल्यूज से मैंने जोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि रिलेटिव वैल्यूज पर यहां पर सुकरात अटैक कर रहे हैं। सुकरात इज रिजेक्टिंग द रिलेट कॉन्सेप्शन ऑफ द रिलेटिव वैल्यूज। इसका मतलब कि यह सवाल सापेक्ष मूल्यों की अवधारणा पर है, और मैंने अभी आपको बताया कि मूल्यों के संदर्भ में यह बहस है। इसका मतलब कि अगर हम इस डिबेट को समझते हैं, अगर एथिक्स को पढ़ाते समय इस डिबेट को प्रॉपर हैंडल किया गया, और ये 2013 से सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, 2020 आ गया, बच्चे अभी भी पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं लिख पा रहे हैं। इसमें बच्चों का ही केवल दोष नहीं है, इसमें पढ़ाने वालों का भी दोष है। यहां 2013 से वो कहानी चल रही है, लेकिन हम बच्चों के नहीं जानने का, कुछ नहीं जानने का फायदा उठाएं। यहां पर आप देखें कि जो ये चीज है इससे आपको बचने की जरूरत है। तो मूल्यों की सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षता, मूल्यों की सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षता की इस बहस को इस प्रश्न में यूपीएससी ने पूछा है। एक सामान्य अगर आपको बात पता है तो 150 शब्द में आप 50-100 शब्द, तो डायरेक्शन आपका तय हो गया कि आपको ये जो स्टेटमेंट है इसमें रिलेटिव वैल्यू के बारे में, वैल्यूज रिलेटिव होते हैं, इसके रिजेक्शन के बारे में बात की गई है। और आपको पता है कि वैल्यूज को रिलेटिव मानने पर कुछ चीजें बिल्कुल मिसकंसीव हो जाएंगी, कुछ चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें क्या है, इस चीज से क्या है, बचना पड़ेगा। मैंने तो एक आध ऐसे भी वीडियो रहे हैं जिसमें यह भी सुना है कि पूरे एथिक्स को ही लोग सब्जेक्टिव विषय घोषित कर रहे हैं, और मुझे सुनकर यह हैरानी हुई कि पूरा एथिक्स सब्जेक्टिव है। कांट को स्वर्ग में उनकी आत्मा 3-4 दिन सोई नहीं होगी, जब वो दोनों देखा होगा कि यार 650 पेज की किताब लिखा मैंने, और उसमें प्रूफ किया कि देखो एथिक्स जो होती है वह यूनिवर्सल भी होती है और ऑब्जेक्टिव भी होती है। भगवान के लिए इसको रिलेटिव मत कहना। और कुछ लोग तो जो मैथमेटिक्स से प्रभावित रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जैसे मैथमेटिकल थॉट्स होते हैं वैसे ही इथिकल आइडियाज होते हैं, और जितना श्योरिटी, जितना सर्टेनिटी मैथमेटिकल थॉट्स में होती है, उतना ही सर्टेनिटी इथिकल थॉट्स में भी, इथिकल आइडियाज में भी होती है। तो यहां पर ये मूल्यों की अवधारणा के संदर्भ में इस बहस को अगर हम लोग यहां पर देखें,
अब ये जो मूल्यों पर एक बहस है, इस बहस में थोड़ा सा कुछ और बिंदुओं को देखें। कुछ लोग कहते हैं कि मूल्य जो है उसमें मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। क्या मतलब है इसका? सार्वभौमिक का मतलब है कि वे यूनिफॉर्म होते हैं, एक रूप होते हैं। सार्वभौमिक का यह भी आशय निकलता है कि वह सभी स्थानों के लिए एक समान होते हैं। इसके साथ ही मूल्यों के संदर्भ में यह भी बात निकलती है कि अगर सार्वभौमिक हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि ये अपरिवर्तनीय भी होंगे, क्योंकि सभी स्थानों पर जब आप मानेंगे कि एक समान है तो ये अनचेंजेबल भी होंगे। और अगर सार्वभौमिक हैं, सभी स्थानों पर एक समान है, तो क्या इंडिया का आदमी, क्या अफगानिस्तान का आदमी, क्या सीरिया का आदमी, क्या सूडान का आदमी, क्या यूएसए का आदमी, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे देश के लिए तो स्वतंत्रता एक मान्य मूल्य है, तुम्हारे देश के लिए तो समानता, न्याय एक मान्य मूल्य है, लेकिन हमारे लिए ये मान्य मूल्य नहीं है। इसका मतलब कि स्थानों का अंतर, व्यक्तियों का अंतर, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मूल्यों की सार्वभौमिकता, मूल्यों की एक रूपता, सभी स्थानों के लिए एक समान होना, उनके अपरिवर्तनीय होने और उनके वस्तुनिष्ठता की तरफ ले जाती है। और इसके साथ ही यह धारणा किसने प्रतिपादित की? सबसे पहले सुकरात ने। सुकरात को इसीलिए पूछा गया। इसके बाद इसको किसने इंडोर्स किया? बहुत जबरदस्त तरीके से कांट ने। और कांट ने तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत तक दिया। हेयर ने उसे सार्वभौमिकता के नियम के रूप में परिवर्तित कर दिया। आर्यम हेयर, इमैनुअल कांट, सुकरात, इन तीनों ने पूरी ताकत लगा दी एथिकल यूनिवर्सलिज्म के लिए। और इनकी ताकत का वास्तव में परिणाम यह रहा कि हम आज इस उलझन में नहीं पड़ते हैं कि मूल्यों को सार्वभौमिक माने कि न माने। मुद्दा केवल यह है कि किन मूल्यों को माने। कुछ मूल्य तो सार्वभौमिक होते ही होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मूल्य सापेक्ष होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो दरअसल लोकल वैल्यूज या स्थानीयता की बात करते हैं। वे मूल्यों में असंख्य अंतरों की बात करते हैं। वो नंबरलेस वेरिएशंस की बात करते हैं। अलग अलग स्थानों के लिए जो मूल्य हैं, वे मूल्य क्या है? अलग अलग हैं। ये भी बात वे कहेंगे। जैसे आप ये कहेंगे कि कुछ धर्मों में एक शादी की इजाजत है और कुछ धर्मों में एक से अधिक शादी की भी इजाजत दी जा सकती है। तो यहां पर एक विवाह को लेकर जो सामाजिक मूल्य हैं, या विवाह को लेकर जो सामाजिक मूल्य हैं, वो अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग हो गए। यहां पर मूल्य क्या हो गए? परिवर्तनीय हो गए। यहां पर अपरिवर्तनीय थे। यहां पर मूल्य व्यक्ति पर आधारित नहीं है, यहां पर मूल्य व्यक्ति पर आधारित हैं, समाज पर आधारित हैं, प्रथा पर आधारित हैं, परंपरा पर आधारित हैं। इसलिए वह क्या हो गए? आत्मनिष्ठ हो गए। मूल्यों की आत्मनिष्ठता की जो अवधारणा है, उस आत्मनिष्ठता की अवधारणा को यहां पर क्या है? स्वीकार किया गया। अब यहां पर बच्चों इस स्टेटमेंट पर आते हैं। जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड या कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस कथन से क्या आशय निकालते हैं, आपके लिए क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को आप बताएं। जैसे ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है कि नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है और न ही सत्य है। ये जो बात यहां पर कही गई है, 3-4 लाइन में थोड़ी जटिल बात लग रही है, तो आप इसको सिंप्लीफाइड करके 1-2 लाइन में वहां पर लिखें। और आप सिंप्लीफाइड करके जब वहां पर 1-2 लाइन में लिखेंगे, तो आप यहां पर यह बताएंगे कि सुकरात का यह वक्तव्य सापेक्ष नैतिकता के, रिलेटिव मोरालिटी के भ्रामक, बेतुका होने और झूठा होने के निष्कर्ष को प्रतिपादित करता है। सुकरात कहना चाहते हैं कि सापेक्ष नैतिकता भ्रामक होती है, बेतुकी होती है, उसमें कोई तर्क नहीं होता है, खोखली होती है और सत्य पर, सच्चाई से दूर होती है, इसलिए झूठी होती है या सच नहीं होती है। युगीन संदर्भ क्या था? सुकरात क्यों ऐसा कह रहे थे?
क्योंकि सुकरात के जमाने में प्रोटागोरस नाम के एक विचारक थे जिन्होंने कहा कि मनुष्य ही सभी पदार्थों का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। और जो कुछ भी मनुष्य के सापेक्ष है वह सत्य है, और जो कुछ भी मनुष्य के सापेक्ष नहीं है वह सत्य नहीं है। इसको कहा जाता है कि ये रिलेटिविज्म है, और ये वैल्यू रिलेटिविज्म है। ये रिलेटिव मोरलिटी की बात कर रहे हैं प्रोटागोरस, और ये बात सुकरात को स्वीकार्य नहीं थी कि प्रोटागोरस इस तरह की बात करें। जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को रिपब्लिक नामक ग्रंथ में प्रतिपादित करने के पहले उस युग में जो न्याय को लेकर जो अवधारणा थी उस अवधारणा का खंडन किया है। और न्याय को लेकर प्लेटो के युग की जो अवधारणा थी वो सुकरात के युग की भी अवधारणा थी, और सुकरात की बहुत सारी बातों को प्लेटो ने जस्टिफाइड किया है। सुकरात के आर्गुमेंट्स को भी क्या है आगे बढ़ाया है, सुकरात के थॉट्स को भी आगे बढ़ाया है। तो जिस युग में आप ये कहें कि माइट इज राइट ही जस्टिस है, न्याय शक्तिशाली का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस यही न्याय है, मित्र के साथ मित्रता करना और शत्रु के साथ शत्रुता करना न्याय है। तो यहां पर आप मित्रता को, न्याय को, सच्चाई को आप क्या कर रहे हैं? आप या तो व्यक्ति के सापेक्ष कर दे रहे हैं या उसे व्यक्ति की भावना और समाज में चले आ रहे परिपाटियों पर क्या कर रहे हैं? आधारित कर दे रहे हैं। और यह बात सुकरात को पसंद नहीं थी। जो लोग गहराई से प्लेटो और सुकरात को पढ़े होंगे वे जानते होंगे कि सुकरात के समय की जो बातें थी वो प्लेटो ने रिफ्यूट की। तो प्लेटो ने नाम लिया कि सैफलीस, थ्रेसिमेकस, कैलकुलिस, इन सब के नाम और उन सब के सिद्धांतों का खंडन किया। तो इस कथन का एक युगीन संदर्भ है, और इस कथन की व्याख्या करते समय हम उस युगीन संदर्भ को भी दे सकते हैं कि जब सुकरात यहां पर कह रहे थे कि भावना आधारित नैतिकता जो होती है, भावना आधारित जो मूल्य से जुड़ी हुई नैतिकता की जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था भ्रामक होती है, बेतुकी होती है, झूठी होती है। तो उन्हें प्रोटागोरस के उस मत को, प्रोटागोरस के उस दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं क्या है स्वीकार किया। यहां पर इसके साथ ही बच्चों सुकरात रिलेटिव जो मोरलिटी थी उसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि सुकरात का कहना है कि रिलेटिव मोरलिटी क्या है? ये परिपाटी बन जाएगी। अगर हमने रिलेटिव मोरलिटी को स्वीकार किया तो मोरलिटी केवल एक कन्वेंशन बनकर रह जाएगी। मोरलिटी क्या है? कन्वेंशन है, परिपाटी है, जो चला आ रहा है उसी को हम मोरलिटी कह देंगे। और अगर हमने मोरलिटी को इमोशंस पर आधारित कर दिया, अगर हमने मोरलिटी को मनुष्य की भावनाओं पर आधारित कर दिया, तो वह परंपरावादियों के उस विचार के समान हो जाएगी कि यह स्वतः प्रमाणित सत्य है, सेल्फ इविडेंट ट्रूथ है, इसलिए इसकी वजह मत पूछो, केवल पालन करो। इसलिए सुकरात को लगता था कि ये दोनों चीजें वे स्वीकार नहीं कर सकते, ये दोनों अस्वीकार्य चीजें हैं कि नैतिकता परिपाटी बनकर रह जाए और नैतिकता एक स्वयं प्रमाणित सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, ये सुकरात को स्वीकार नहीं था। इसलिए सुकरात ने दरअसल कंडक्ट के, आचरण के रैशनल बेसिस को खोजने की तरफ क्या है उन्होंने रुझान प्रदर्शित किया। उन्होंने सवाल उठाए कि नैतिकता का क्या अर्थ है, अच्छा जीवन में अच्छाई क्या होती है। उन्होंने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि आप एक नागरिक के रूप में उनसे अच्छे नहीं हो, तो आप दोनों को डिफाइन करो कि नागरिकता क्या है और अच्छाई क्या है। सुकरात कहना चाहते थे कि जब तक आप किसी भी चीज को बौद्धिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं करोगे, जब तक आप रीजन नहीं दोगे, तब तक वो स्टैंडर्ड के रूप में, तब तक वो प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर आपने नैतिकता को भावनाओं पर आधारित मान लिया तो यूनिवर्सल गुड नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, सार्वभौमिक अच्छाई नाम की क्या है कोई चीज क्या है नहीं रह जाएगी। इसलिए मूल्यों को भावना पर आधारित मानने का क्या परिणाम होगा? आपको मानना पड़ेगा कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ
बदलने रहने वाले होते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि मूल्यों में सापेक्षता होने से आत्मनिष्ठता होती है, सब्जेक्टिविटी हो जाती है। और जब आप ऐसा मानेंगे तो आप किसी यूनिवर्सल गुड की अवधारणा को प्रतिपादित नहीं कर सकते। और अगर हम लोग युगीन संदर्भ थे, सुकरात के युगीन संदर्भ से बाहर निकलें, आज के संदर्भ में हम बात करें, तो आज हम कहते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई। आप सोच कर देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या मानव मूल्यों के सार्वभौमिक स्वीकार्यता के बिना हो सकती है? हमने जिन अधिकारों को 1948 में घोषित किया, उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि की जो हमने बातें की, वो बातें तो पहले वैल्यूज हैं, फिर हम राइट्स की बात करते हैं। पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारे जीवन के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये है कि हमने आज विश्व स्तर पर कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज को स्वीकार कर लिया है। ये अलग बात है कि जो सोसाइटल वैल्यूज हैं वो रिलेटिव होंगे। जैसे इस्लाम में शादियों को लेकर जो अंतर है इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में, वो सोसाइटल वैल्यूज हैं। तो सामाजिक मूल्य सापेक्ष होंगे, लेकिन जो मानवीय मूल्य होंगे वे सार्वभौमिक होंगे। और मानवीय मूल्यों की सार्वभौमिकता की अवधारणा को 2500 साल पहले अपने तर्कों से प्रतिपादित करने का कार्य, सोफिस्टों के तर्कों में कमियों को देखने का कार्य सुकरात ने यह कार्य संपन्न किया था। इसलिए सुकरात का योगदान अविस्मरणीय है। धन्यवाद।